नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 का भाग 8 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास, उनसे बनी हुई जो भाषाएं हैं उस समय की, उन सभी को डिस्कस करेंगे और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राकेश जी, गुड इवनिंग। उम्मीद है सभी को नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा। सुबह कुछ मैम्स का इशू था कि नोटिफिकेशन लेट मिलता है। चलो शुरू करते हैं अब। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो मैंने आपको बताया था पहले ही। तो ये जो सभी आर्य भाषाएं हैं किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। यानी नोटिफिकेशन नहीं आता है आजकल राकेश जी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन चलिए आज आप नोटिफिकेशन से ही आए होंगे ना, क्योंकि सुबह भी कुछ मैम्स का इशू था कि नोटिफिकेशन लेट मिला था उन्हें। हो जाता है कभी कोई, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है इनका विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो ये सभी आर्य भाषाएं किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। टेस्ट कब होगा? टेस्ट 8 बजे होगा टेलीग्राम एंड फेसबुक पर। जो सुबह की क्लास हुई थी उससे और अब आज की जो क्लास है इससे संबंधित, दोनों से ही संबंधित टेस्ट, जो कि लाइव नहीं होगा। लाइव वाला टेस्ट तो केवल संडे में ही होगा। तो इससे संबंधित 25-25 प्रश्न होंगे। 25 प्रथम प्रश्न पत्र के और 25 प्रश्न होंगे द्वितीय प्रश्न पत्र से, जो हमने आज की क्लास ली हैं। तो ये डेली क्लासेस जो हो रही हैं उनका प्रश्न होगा। तो शुरू करते हैं। तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूप से हुआ है। कौन से स्वरूप से हुआ है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो बहुत सारी आर्य भाषाएं हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं आज हमें पढ़ना है। तो उसमें पश्चिमी हिंदी होगी, राजस्थानी होगी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बंगाली, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया और पूर्वी हिंदी, ये सभी इसमें सम्मिलित होंगे। यानी सिंधी, लहंदा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी किस भाषा की बोली है, किस अपभ्रंश से बनी हुई है, ये सभी। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो क्या था? हार्नेल ने सन 1880 में। इसको ज़्यादा मान्यताएं नहीं मिलती हैं, लेकिन उन्होंने किया था, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। मान्यता मिलती है ज़्यादातर जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो वर्गीकरण किया था उसको। तो हार्नेल का जो वर्गीकरण था, ये सिद्धांत उन्होंने भारतीय आर्य जो थे, भारत में जो आर्य आए थे उनके आगमन के आधार पर किया है कि जो पहले आर्य आए थे वो पंजाब में बस गए थे और कुछ दिनों बाद दूसरे आर्य भारत में आए। तो इन्होंने आक्रमण किया, तो प्राचीन आर्य अपना स्थान खाली करके इधर उधर चारों दिशाओं में चले गए। और जो नए आर्य थे, नवागत आर्य जो थे, उन्होंने उनका स्थान ले लिया। यानी प्राचीन आर्य जो थे पहले आए और उनके स्थान पर जब दूसरी बार जब आर्य आए तो उन्होंने उनके साथ आक्रमण किया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि जैसे कील ठोकने पर वह छेद में बैठ जाती है और वहीं की लकड़ी इधर उधर चली जाती है, तो उसी प्रकार नवागत आर्यों ने प्राचीन आर्यों का स्थान हथिया लिया और प्राचीन आर्यों को इधर उधर जहाँ स्थान मिला जाने को विवश होना पड़ा था। यही उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो जो हार्नेल का ये जो सिद्धांत था इसको पच्चर सिद्धांत कहते थे। यहाँ मैंने इसमें सिर्फ उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो डिस्कस किया है, किन किन वर्गों में उन्होंने बांटा है।
तो ये मैंने आपको एक साधारण जानकारी दी। तो उनका सिद्धांत पच्चर सिद्धांत कहलाता था। ये मैं इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगी, जो आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो उसमें मैं आपको ये ऐड कर दूंगी सिद्धांत, ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसी सिद्धांत पे उन्होंने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया है। राकेश जी, आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जो हनेल ने किया है वो इस प्रकार है। रुपेश जी नमस्कार। तो पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो जिसमें पूर्वी गौड़ियन में आएगी पूर्वी हिंदी, बंगाली, बांग्ला, उड़िया और असमी, ये आएंगी पूर्वी गौड़ियन। और पश्चिमी गौड़ियन में आएगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी पंजाबी। और इसके बाद उत्तरी गौड़ियन में आएगी पहाड़ी भाषाएं। जैसे पहाड़ी भाषाएं से संबंध है, यहाँ पे अर्थ है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये जो भाषाएं थी इनको पहाड़ी हिंदी में, पहाड़ी जो भाषाएं हैं उसके अंतर्गत माना जाएगा। और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी आएगी। तो जो हार्नेल ने वर्गीकरण किया उसमें लहंदा का कहीं स्थान नहीं दिया, और बिहारी को वे पूर्वी हिंदी में और राजस्थानी को पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित करते थे। तो और इनका अलग से उल्लेख वो कहीं नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमने अपनी जो भी उन्होंने वर्गीकरण किया है उसे मैंने डिस्कस किया, और जो इन्होंने सबसे जो प्रमाणित वर्गीकरण का उसे हम सबसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो संक्षिप्त विवरण मैं दे दूँगा आपको। जो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनके बारे में कुछ जानकारी देनी है आपको। तो पहला है सिंधी। तो सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश सिंधु कहलाता है, तथा यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा को सिंधी कहा जाता है। और सिंधी भाषा का विकास ब्राचड अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचड जो अपभ्रंश है उससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। तो मैंने बताया था अभी कि सभी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं वो किसी न किसी अपभ्रंश से बनी हुई हैं। तो जो जब भी कोई भाषा जन्म लेती है तो वो तुरंत साहित्यिक भाषा नहीं बन जाती है। तो उसको साहित्यिक रचना के लिए, उसका स्वरूप निश्चित होने के लिए कुछ समय लगता है। यही रीजन है कि जो साहित्य की रचना जो हिंदी भाषाओं में जो ये भाषाएं हैं, हिंदी में नहीं, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनको साहित्य की रचना होते होते 11वीं-12वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो पाई। और इसलिए जो इनका संक्षिप्त विवरण है तो वो देख लें। तो सिंधु जो है सिंधु नदी के आसपास के का जो प्रदेश है, सिंधु नदी, ये उसका जो प्रदेश है उसे सिंधु कहते हैं। और यहाँ बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसको सिंधी कहते हैं। और सिंधी बोलने वाले को जो अब तक तो ज़्यादातर लोग भारत में नहीं हैं, लेकिन अधिकांश लोग पाकिस्तान में हैं। अभी कुछ हैं जो भारत में भी सिंधी बोलने वाले हैं, लेकिन जो विभाजन के बाद जो आए हैं भारत, और भारत के कई नगरों में बस गए हैं, वो ही लोग सिंधी बोलते हैं। बाकी जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। और सिंधी भाषा का विकास ब्राचड से हुआ है। और सिंधी के जो शब्द भंडार थे उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, इसके शब्द सबसे अधिक मिलते हैं। और तद्भव शब्दों का 75% जो है वो संस्कृत से इसमें आया है। तो अब बात करते हैं सिंधी की कुछ बोलियाँ। तो सिंधी की बोलियाँ हैं बिचौली, सिराइकी, लाशी, थरेली, लाड़ी और कक्षीय। ये जो हैं सिंधी की बोलियाँ हैं। और सिंधी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे सिंधी लिपि कहा जाता है। तो वैसे तो सिंधी लिखने के लिए कुछ लोग गुरुमुखी और देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं आजकल, लेकिन जो इसकी मूल जो लिपि थी वो सिंधी लिपि थी। तो जो अभी आधुनिक काल में सिंधी का साहित्य बहुत ही पर्याप्त है, समृद्ध है, एकदम बहुत ही समृद्ध साहित्य माना जाता है। तो ये थी जानकारी सिंधी से संबंधित। अब बात करते हैं लहंदा। तो पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली इस बोली का शाब्दिक अर्थ ही पश्चिम है, यानी लहंदा जो शब्द है
इसका अर्थ होता है पश्चिम। और लहंदा भाषा का विकास केकय अपभ्रंश से हुआ है, केकय अपभ्रंश से। प्रतिमा जी हाय। तो और लहंदा की बोलियां हैं जटकी, मुल्तानी और जांगली। और इसकी लिपि है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो इसकी लिपि है लंदा, ये लहंदा की लिपि है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो था वही पश्चिम है, तो आपको ये ध्यान रहेगा। और ये पंजाब जो पाकिस्तान में है अब, तो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। और ये किससे बनी है? केकय अपभ्रंश से। मैं नोटिफिकेशन आज भी नहीं आया पृथ्वी में, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपसे नोटिफिकेशन ऑफ हो गया हो? क्योंकि राकेश जी भी नोटिफिकेशन से ही आए हैं। तो आज तो मैंने वेट भी किया है आप सभी का, आज तो मैंने काफ़ी देर आप लोगों का वेट भी किया है, लगभग 1-2 मिनट। तो इसके शब्द भंडार में कल से कुछ और जल्दी कर लूँगी, तो लेकिन 7 बजे आप रेडी रहें, मैं 7 बजे करेक्ट आ ही जाऊँगी। अगर नोटिफिकेशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप बताएं आप हमसे किस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं, फेसबुक पर या टेलीग्राम पे, तो मैं वहाँ पे भी अब इन्फॉर्म कर दिया करूँगी कि अब लाइव होने जा रहा है स्टार्ट, तो आ जाए सभी। तो मैं दोनों जगह सभी को बता दिया करूँगी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक, जो भी तीनों जगह का कोई भी ऐड है तो सबको वहीं पे मैसेज एक छोड़ दिया करूँगी कि अब लाइव स्टार्ट होने वाला है। इतना मैं कर सकती हूँ। तो अगर किसी की नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा। तो जो लहंदा के बारे में बात करते हैं, तो ये केकय अपभ्रंश से बनी है। और इसकी मैंने लहंदा की बोलियाँ भी हैं जटकी, मुल्तानी और जांगली। तो इसमें जो फारसी लिपि का प्रयोग इसके लिखने के लिए अब होने लगा है। जो लहंदा जो लिखी जाती है अब इसमें फारसी लिपि का प्रयोग होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि और इसमें जो शब्द भंडार में भी अरबी और फारसी के ही शब्द सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है तो वो मुसलमानों के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली भी जाती है। तो अब बात करते हैं पंजाबी की। तो पंजाबी फारसी का शब्द है, पंजाबी फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का समूह। तो 5 नदियाँ शायद सभी को से पता होंगी कि रावी, सतलज, चिनार, झेलम और ब्यास, ये 5 नदियाँ जो हैं ये पंजाब प्रांत से निकलती हैं। तो इसीलिए पंजाब बना है पंजाब शब्द, और पंजाब शब्द जो है वो फारसी का शब्द है। तो पंजाबी लोग वैसे तो भारत के पंजाब प्रांत के साथ साथ पूरे ही भारत में सभी भागों में फैले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग भी इसको बोलते हैं। दूसरे देश की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग भी इसको बोलते हैं। और ये पंजाब का अर्थ क्या है? 5 नदियों का समूह। और पंजाबी भाषा का विकास टक अपभ्रंश से हुआ है। और लहंदा की बोलियाँ, सॉरी ये पंजाबी की बोलियाँ हैं, ये यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ मांझी, डोंगरी, दोआबी और राबी, ये जो हैं पंजाबी की बोलियां हैं कि मांझी, डोगरी, दोआबी और रावी। तो ये जो गुरुमुखी लिपि है, इसकी लिपि पंजाबी की गुरुमुखी है, तो ये स्टार्टिंग से नहीं थी। ये पहले पंजाबी भाषा जो थी वो लंदा जो करके लिपि है उसमें लिखी जाती थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये देवनागरी की जो सहायता से इसको परिष्कृत किया गया गुरु अंगद के द्वारा, जो गुरु अंगद थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई। तो अब जो पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिपि वही प्रयोग की है। लेकिन अगर कहीं लंदा करके आ जाता है तो उसको भी राइट ही माना जाएगा। तो इसमें और एक और जानकारी है कि पंजाबी की बोलियों में डोगरी जो है, तो अब ये डोगरी एक अलग भाषा मानी जाने लगी है। साउंड कम आ रही है तो मैं, हो सकता है मैं धीरे बोल रही हूँ। तो पंजाबी की जो बोली है डोगरी, वो अब एक अलग भाषा बन गई है। तो पंजाबी में प्राचीन साहित्य बहुत ही कम है, लेकिन आधुनिक साहित्य बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा अगर कोई देखे तो। और अब बात करते हैं गुजराती की। तो गुजराती में जो है वो गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है,
और जहाँ पे कभी गुर्जर जो थे, गुर्जर जात के लोग, वहाँ उनका प्रभुत्व था, गुर्जर समुदाय का प्रभुत्व था। तो ये गुजराती गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है। और गुजराती का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो कुछ लोग लाटी प्राकृत भी इसको नाम देते हैं और कुछ नागर अपभ्रंश भी किसी ने नाम दिया हुआ है। और गुजराती की अपनी ही एक लिपि है जिसको गुजराती लिपि ही बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिरोरेखा जो होती है, सिरोरेखा जो हम लोग कुछ हिंदी अगर लिखेंगे तो ऊपर एक सिरोरेखा खींचते हैं, तो उसका प्रयोग नहीं होता है। तो किस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है? गुजराती में। और गुजराती भाषा की जो बोलियां हैं वो हैं काठियावाड़ी, पट्टनी और सुखी। और भी हैं लेकिन ये प्रमुख बोलियां वो यही हैं, काठियावाड़ी, पट्टनी और सुखी। तो गुजराती साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो एक ये साहित्य की दृष्टि से भी एक समृद्ध भाषा कही जा सकती है। तो और इसके कुछ साहित्यकार जो थे वो हैं प्रेमानंद, नरसिंह मेहता काफ़ी फेमस है, और मालड़ अखो, भगत, ये सभी जो हैं इसके प्रमुख साहित्यकार हैं गुजराती के। तो अब बात करते हैं मराठी से संबंधित। हिंदी मैंने सबसे एंड में रखा है। तो मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है और मराठी का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। तो इसकी जो देवनागरी है, इसकी लिपि देवनागरी है। वैसे तो कुछ लोग इसको मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं, इसे लिखने के लिए एक मोड़ी लिपि होती है उसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसकी लिपि भी देवनागरी ही अब मानी जाती है। और मराठी बोली की कुछ बोलियां हैं नागपुरी, कोंकणी, माहरी और कोष्टी। ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। मैंने यहाँ प्रमुख बोलियों का प्रयोग किया है। तो इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ वही है जो इस नोट्स में दी गई है। और इसके बाद है बंगला। तो ये पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में बोली जाने वाली इस भाषा का अन्य नाम बंगाली है। तो ये जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है बंगला, और इसको एक अन्य नाम है बंगाली भाषा भी हम लोग कहते हैं। तो इसका जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बांग्ला का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इस भाषा की भी लिपि अपनी ही है जिसे बांग्ला लिपि कहा जाता है। और इसके भी साहित्य काफ़ी प्रचुर मात्रा में है ही। तो जो आधुनिक काल में जो साहित्यकार हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत ही प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे वो इसमें बांग्ला भाषा में लिखते थे, यानी और एक विमल मित्र करके भी थे। तो ये सभी इसी भाषा के साहित्यकार हैं, बांग्ला भाषा के। अब बात करेंगे असमी। तो इसे असमिया नाम से भी जाना जाता है और असम और उसके पार्श्ववर्ती प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा है। तो असमी भाषा का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि कौन सी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां भाषाएं बनी हुई हैं। तो असमी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और इसकी बोलियां हैं विष्णुपुरिया। तो ये शलजम वाला आधा होना चाहिए था, विष्णुपुरिया इसकी बोली है। और इसकी लिपि भी अपनी ही है एक, जिसे असमी लिपि कहा जाएगा, असमिया लिपि कहा जाएगा। तो वैसे तो असमी का विकास मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से हुआ है। और असमी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे शंकर देव, जिनका नाम था। और इसकी जो लिपि है वो कुछ कुछ बांग्ला लिपि से मिलती हुई है। अब बात करेंगे उड़िया भाषा से संबंधित। तो यहाँ पे ये परिभाषा गलत हो गई है। तो जो उड़िया प्रांत की भाषा उड़िया है, मैं इससे मैं बता दूंगा आपको, इस पे ना ध्यान दें। तो उड़िया प्रांत की भाषा जो है वो उड़िया है। और
उड़िया जो शब्द है, उड़ीसा एवं उड़िया जो शब्द है, ये द्रविड़ भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ओड़। इस शब्द जो बना है, द्रविड़ भाषा का शब्द है ओड़, और इसका विकास तो मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी रूप से हुआ है। और इसकी भाषा भी मिलती जुलती है बांग्ला भाषा से, और इसकी लिपि भी सबसे अलग है, तो वो है उड़िया लिपि ही है, वो सबसे ही अलग है। और ये जो इसकी लिपि है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि इसकी उत्तरी शाखा से हुआ है। जो ब्राह्मी लिपि थी, उससे माना जाता है उड़िया लिपि को। और उड़िया भाषा की जो बोलियां थी, वो गंजामी, संभलपुरी और भत्री थीं। ये जो सभी बोलियां हैं, ये उड़िया भाषा की बोलियां हैं। और इसके जो प्रमुख साहित्यकार देखे जाए तो सीताकांत महापात्र जो थे, तो वो इसके प्रमुख साहित्यकार थे। तो अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी मैंने सबसे एंड में रखा है, ताकि सभी भाषाओं से का अध्ययन करने के बाद हम हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें हिंदी का ही अध्ययन करना है। हिंदी की का भौगोलिक विस्तार देखना है, हिंदी की उपभाषाएं, उसकी बोलियां, ये सभी हमें अब डिस्कस करना ही है। लेकिन आज नहीं करेंगे, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो हिंदी क्या है? हिंदी का प्रयोग हिंद की भाषा के लिए हुआ है। तो इसका विकास संस्कृत के सिंधु से हुआ है। हिंदी का जो विकास है, वो हिंदी का प्रयोग हिंद की जो यानी भारत की जो भाषा है, उसके लिए हुआ है। और इसका विकास संस्कृत का जो शब्द है सिंधु, उससे हुआ है। ये शब्द जब फारसी में प्रयोग हुआ तो ये हिंदू हो गया, और जिससे हिंद शब्द विकसित हुआ। और जिसका अर्थ क्या था? हिंद का, जिसका मूल अर्थ जो अगर कहा जाए, हिंद शब्द विकसित हुआ था, जिसका मूल शब्द था हिंद का, यानी भारत का। तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग काफ़ी दिनों तक, बहुत बाद में मुसलमानों ने किया, हिंदी जो शब्द था। तो और भारत में, भारत की जो भाषा थी, उसको वो जवान ए हिंदी या फिर हिंदी जवान कहते थे, और बाद में केवल हिंदी कहने लगे। पहले क्या बोले? जबान ए हिंदी, और उसके बाद फिर हिंदी जबान, या बाद में केवल हिंदी कही जाने लगी। तो हिंदी की जो बोलियां हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, क्योंकि हम हिंदी वैसे भी डिस्कस पूरे करेंगे ही, हिंदी को डिटेल में ही। हिंदी ही हमारा विषय ही है, तो हमें तो उसको डिटेल में कल अध्ययन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको सभी नहीं लिखा है। लेकिन हिंदी की बोलियां 18 हैं, और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। तो इसकी सबसे प्रमाणिक वर्गीकरण देखने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको, जो हिंदी की उपभाषाएं भी 5 हैं। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, और बिहारी उपभाषा, और पहाड़ी उपभाषा। इन सभी उपभाषाओं का, इसकी बोलियों का सभी विवरण मैं कल की वीडियो में आपको दूंगी। तो सबसे प्रमाणिक वर्गीकरण जो किया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, तो वो किया है धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो उन्होंने किया है उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, और प्राच्य, और दाक्षिणात्य, ये 5 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। तो जिसमें उदीच्य के अंतर्गत आएगी सिंधी, लहंदा और पंजाबी, और प्रतीच्य के अंतर्गत आएगी गुजराती, और मध्य देशी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी आएगी। और प्राच्य के अंतर्गत उड़िया, असमी और बंगाली, और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी आएगी। तो जो भी विद्वान थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने प्रकार से, अपने अपने समझ से अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक वर्गीकरण माना जाता है, वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का माना जा सकता है, उनका काफ़ी सटीक है। तो अब बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी जो हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं अभी इस समय, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्रमुख ध्वनियाँ वही हैं जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने पढ़ी है, वही हैं इसकी। बस पंजाब में जो पंजाबी है, उसमें उदासीन स्वर आ का प्रयोग हुआ है। और अब भी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उसमें ऋढ़ जो है, ऋढ़ का प्रयोग लेखन में नहीं हुआ है, लेखन में होता है लेकिन उच्चारण में नहीं होता है।
और जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, त्रा, छ, स्रा, तो इनका जो विकास है हिंदी आदि भाषाओं में हुआ है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और कुछ आधुनिक आर्य भाषाएं भी हैं, जिसमें उड़िया, बंगाली, नेपाली, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसमें एक वचन का प्रयोग भी मिलता है, किंतु सीमित रूप में। जैसे जो लोग हैं वो मैं जो एक वचन के स्थान पर हम का प्रयोग करने लगे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हम का प्रयोग करने लगे हैं, मैं भी बोलते हैं ज़्यादातर। और ऊष्म व्यंजन जो था शाह ध्वनि केवल का प्रयोग भी केवल लेखन में ही होता है, तो लेकिन इसका उच्चारण जो है वो शाह सलजम वाला जो सा होता है और शाह जो सड़क वाला होता है उसके रूप में होता है, यानी सा षटकोण जो है इसका अधिक प्रयोग नहीं होता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तत्सम शब्दों के साथ साथ विदेशी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा है। तो यही सब थी जानकारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित थी। और कल से हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां होंगी, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी का अंतर, ये सभी कुछ होगा। उसमें खड़ी बोली की विशेषताएं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी कल से हमारी शुरू हो जाएगी। हिंदी का भौगोलिक विस्तार कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, और अगर उपयोगी लगे तो ही करें। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए, या कोई भी आपका कुछ भी आपको पूछना हो प्लीज़ पूछें। जो बीच बीच में अगर आपने क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं तो फिर थोड़ा वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है टीचिंग के टाइम पे, तो इसलिए मैं कुछ का आंसर नहीं दे पाती हूँ बीच बीच में। बताएं अब अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछें। बाकी अभी क्विज होगी फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, वो होगा, उसका समय होगा 8 बजे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 25 सुबह की क्लास से और 25 अभी ये जो अभी क्लास हुई है इससे संबंधित। तो एक बार अगर देखना चाहें तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं, बाकी नोट तो आपने कर ही लिया होगा। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।